नमस्कार मित्रों। तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 1.4.5 राजनीति और नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड इथिक्स। नीति शास्त्र को चरित्र निर्माण से संबंधित शास्त्र कहा गया है। इस शास्त्र द्वारा व्यक्ति के आचरण को सही या गलत या अच्छाई एवं बुराई के रूप में निर्धारित किया जाता है। नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन किया जाता है। तो नीति क्या है? नीति शास्त्र में हमारा चरित्र जितना भी निर्माण होता है उसी से संबंधित पढ़ना है। तो इस नीति शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के आचरण को सही या गलत या अच्छाई या बुराई के रूप में निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति शास्त्र का मतलब ही होता है नीति पॉलिसी, जिसमें जो अच्छा हो उसे अच्छे कहेंगे, जो बुरा हो उसे बुरा कहेंगे, जो चरित्रवान हो उसे चरित्रवान कहेंगे, और जो चरित्रहीन हो उसे चरित्रहीन कहेंगे। यही हमारा नीति शास्त्र में पढ़ना है। अतः राजनीति और नीति शास्त्र में पारस्परिक निर्भरता है। राजनीति इसीलिए नीति शास्त्र में एक दूसरे से निर्भर होता है। यूनानी विद्वानों ने नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान से संबंधित माना है। यूनानी विद्वान ने क्या किया है? नीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान से ही संबंधित माना है, क्योंकि नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य सदाचारी जीवन के लिए आदर्शों का निर्माण करता है। नीति शास्त्र के अनुसार क्या है कि व्यक्ति का कर्तव्य है जो सदाचारी जीवन के लिए आदर्शों का निर्माण करना है। यही नहीं, राजनीतिक विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति आदर्श नैतिक नियमों का पालन करना है। और कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति आदर्श नैतिक नियमों का भी पालन करना होता है। राजनीतिक विज्ञान नागरिकों को सदाचारी और सदा सही होने की शिक्षा प्रदान करता है। और राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? नागरिकों को सदाचारी और सदा सही कर्तव्यों के प्रति आदर्श नैतिक नियमों का पालन करता है। यानी राजनीतिक विज्ञान कहता है कि व्यक्ति में हमेशा सदाचार का गुण होना चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए और अच्छे संस्कार होने चाहिए। जैसा कि प्लेटो के आदर्श राज्य के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। प्लेटो ने भी कहा है कि आदर्श राज्य के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। यानी प्लेटो ने भी बोला कि मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देना चाहिए। अरस्तू ने भी राजनीति को नैतिकता से अभिन्न मानते हुए कहा है कि मनुष्य के उच्च सदाचार का राजनीतिक प्रश्नों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अरस्तू ने भी इस बात का समर्थन किया है और बोला है कि राजनीति को नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है, और जो अच्छे नैतिक होंगे व्यक्ति वो उस सदाचार और राजनीतिक जो भी है प्रश्न उसका बड़ा प्रभाव छोड़ जाएंगे। यानी अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा होगा और उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और अच्छा राजनीति चलेगा। यानी अच्छे राज्य के निर्माण के लिए अच्छे लोगों का होना जरूरी है। आधुनिक लेखकों में मैकियावेली तथा हॉब्स जैसे विद्वानों द्वारा राजनीति और नीति शास्त्र के बीच संबंधों का विश्लेषण बिल्कुल अलग अलग रूप में किया गया है। तो कहा जाता है कि आधुनिक लेखकों में मैकियावेली तथा हॉब्स जैसे विद्वानों द्वारा राजनीति और नीति शास्त्र के बीच संबंधों का विश्लेषण अलग अलग रूप में किया गया। मैकियावेली हॉब्स जो विद्वान थे राजनीति और नीति शास्त्र के, उन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र के बीच संबंध का विश्लेषण अलग अलग रूप में किया है। फिर भी कुछ आदर्शवादी दार्शनिक थे जिनका नाम है कांट, हीगल, बोसाक्वे, ब्रेडले और ग्रीन, जो स्वयं राज्य को एक नैतिक संस्था उन्होंने माना है। इन सबों का विचार है कि राज्य एक नैतिक संगठन है। उन्होंने बताया कि राज्य क्या है? नैतिक संगठन है। राजनैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को नैतिक बनाना है। जिसका उद्देश्य क्या है? अपने नागरिकों को नैतिक बनाना है, यानी नीति के अनुसार चलने के लिए उसको बनाना है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल भी राजनीति की अपेक्षा नैतिकता को काफ़ी अधिक निकट है। रूसो ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है इसमें कि राजनीति है जो हमेशा नैतिकता के निकट होनी चाहिए।
लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। यानी नीति शास्त्र के बिना राजनीति का अध्ययन नहीं संभव है। मानव के कार्य को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मानव के कार्य को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला कार्य क्या है? व्यक्तिगत कार्य तथा सामाजिक कार्य, है ना। तो व्यक्तिगत कार्य क्या होता है? व्यक्तिगत कार्यों का राजनीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। व्यक्तिगत कार्य का कहा जाता है कि राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जब उन्हीं बातों का समाज से संबंध हो जाता है, और जब उन्हीं बातों का क्या होता है? समाज से संबंध हो जाता है, तब उनका प्रभाव समाज पर पड़ने लगता है। लेकिन जब समाज से संबंध हो जाता है तो समाज पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। आइवर ब्राउन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीति शास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में केवल मात्रा का अंतर है। और उन्होंने एक और भी वैज्ञानिक आइवर ब्राउन जो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि नीति शास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में केवल मात्रा का अंतर है, गुण का नहीं। यानी आइवर ब्राउन जो है उन्होंने बताया है कि नीति शास्त्र में केवल मात्रा का अंतर है और राजनीति शास्त्र में गुण का नहीं है। नीति शास्त्र का ही विस्तृत रूप राजनीति है। नीति शास्त्र का ही कहा जाता है कि विस्तृत रूप राजनीति है। तो ये कहा गया है कि राजनीति भी किसी सिद्धांत से ही चलता है, नीति से चलता है। इसलिए उन्होंने माना है कि ये दोनों सिमिलर है, दोनों एक ही है और दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। यानी दोनों एक साथ है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, दोनों का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। नीति शास्त्र का ही विस्तृत रूप राजनीति है ना। तो अब आगे नीति शास्त्र का ही विस्तृत रूप क्या है? राजनीति है। नीति शास्त्र राजनीति विज्ञान के लिए मापदंड तथा एक योग शिक्षा का काम करता है। नीति शास्त्र राजनीति विज्ञान के लिए क्या करता है? मापदंड तथा एक योग शिक्षा का काम करता है। कैटलिन ने कहा है कि आचार शास्त्र से एक राजनीति वैज्ञानिक यह शिक्षा ले सकता है कि कौन सा कार्य करना उचित होगा। कैटलिन क्या बोला है कि आचार शास्त्र से एक राजनीति वैज्ञानिक यह शिक्षा ले सकता है कि कौन सा कार्य करना उचित होगा, और राजनीति विज्ञान से यह शिक्षा ले सकता है कि कौन सा कार्य करना संभव होगा। राजनीति विज्ञान की अनेक शाखाएं नीति शास्त्र की नींव पर खड़ी हैं। राजनीति शास्त्र की अनेक शाखाएं नीति शास्त्र की नींव पर खड़ी होती है। भारत तथा आयरलैंड जैसे देशों ने भी अपने अपने संविधानों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया है। भारत आयरलैंड ऐसा देश है जिन्होंने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया। ये सारे तत्व नीति शास्त्र पर आधारित है। भारत तथा आयरलैंड देश है ना, जो अपने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को भारत और आयरलैंड जैसे देश ने सबसे पहले इन्होंने अपने संविधान में लाया है, संविधान में इसको जगह दिया है। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व के चलते ही हमारे देश का विकास होगा और नीति से ही पूरा ये राजनीति का जुड़ाव होता है। ये सारे तत्व नीति शास्त्र पर आधारित हैं। अंततः आइवर ब्राउन ने इन दोनों शास्त्रों की समानता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक विज्ञान के अभाव में नीति शास्त्र पूर्ण है। आइवर ब्राउन दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से संबंधित करते हुए स्पष्ट रूप से बोला है कि राजनीतिक विज्ञान के अभाव में नीति शास्त्र अपूर्ण है। उन्होंने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान के अभाव में नीति शास्त्र अपूर्ण है। यानी राजनीतिक विज्ञान अगर नहीं होगा तो नीति शास्त्र भी क्या होगा? नहीं होगा, अपूर्ण होगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता है। क्योंकि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। जब भी रहेगा तो वो अपने समाज में ही रहेगा। समाज का अर्थ ये हुआ कि वो मनुष्य में ही रहेगा, किसी जानवर के साथ तो रहेगा नहीं। तो मनुष्य के साथ रहेगा, इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। ऐसे तो जितने भी होते हैं पशु पक्षी सभी अपने समाज में रहते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य की बात केवल कर रहे हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो लोग भी जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी लोग को हम लोग देखते हैं कि वो लोग झुंड में रहते हैं, अपने ही समाज में रहते हैं, कोई दूसरा समाज में नहीं रहता है। आदमी है तो आदमी के साथ रहेगा, जानवर है तो जानवर के साथ रहेगा, भैंस है तो भैंस के साथ रहेगा, जंगली जो भैंसा है बाघ के साथ रहेगा, हाथी के साथ रहेगा,
हो सकता है बाघ अकेला भी रहे जो कि मजबूत प्राणी है, लेकिन जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं, हिरन के साथ ही रहेगा, ऊँट के साथ रहेगा, तो ये सब जितने भी प्राणी हैं लगभग शाकाहारी, वो सब आपस में सामाजिक में ही रहते हैं, झुंड में ही रहते हैं, ताकि उनका सभी चीज़ का होता है। एक तो उनकी रक्षा होती है, उनका आहार का मिलता है, और लालन पालन भी होता है। इसलिए सभी लोग पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु सभी लोग अपना समाज में ही रहना पसंद करता है। उसी तरह से मनुष्य भी समाज में रहना पसंद करता है। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, जानवर के पास उतना विवेक नहीं होता है। मनुष्य का भाषा है, जानवर के पास भाषा नहीं है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता है। नीतिशास्त्र के अभाव में राजनीति असंभव है, क्योंकि इसका अध्ययन और उसके फल हमारी आचरण संबंधी योजना अर्थात हमारे भले बुरे विचारों पर निर्भर है। 1.4.5.1 नीतिशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस बताया गया कि अंतर क्या है। अब इसको हम लोग देखते हैं। उपयुक्त दोनों शास्त्रों में घनिष्ठता अटूट है। दोनों शास्त्रों में क्या है? घनिष्ठता अटूट है। अटूट मतलब टूटने वाला नहीं है, पर विभिन्नता भी उससे कम नहीं है। लेकिन कुछ बताया गया है कि कुछ विभिन्नता भी है, यानी कुछ विविधता है, कुछ अंतर है, जो निम्न रूप में उल्लिखित है, जो हम आगे इसमें चर्चा किए हैं। प्रथम, राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र नैतिकता की बात करता है। इसमें फर्स्ट अंतर है कि राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ हुआ कि मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष, जबकि नीति शास्त्र नैतिकता की बात करता है। जबकि नीति शास्त्र क्या करता है? बात नैतिकता की। द्वितीय, राजनीतिक विज्ञान को हम एक विवरणात्मक और व्यवहारिक विज्ञान मानते हैं, जबकि नीति शास्त्र केवल आदर्शात्मक तथा सैद्धांतिकता पर बल देता है। दूसरा है कि राजनीतिक विज्ञान को हम विवरणात्मक और व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विवरणात्मक और व्यवहारिक विज्ञान। लेकिन नीति शास्त्र केवल आदर्शात्मक तथा सैद्धांतिकता पर बल देता है। तृतीय, राजनीतिक विज्ञान का संबंध सरकार से मूर्त और प्रत्यक्ष दोनों है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध क्या है? सरकार से मूर्त और प्रत्यक्ष है। सरकार से है जो राजनीतिक विज्ञान का संबंध एकदम स्पष्ट है और मूर्त रूप में है। मूर्त रूप कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जिसको मूर्ति के रूप में देखते हैं, मूर्ति यानी हम लोग देखते हैं कि ये जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा जी का मूर्ति बैठाता है, उसी और मूर्ति का हम लोग दर्शन करते हैं, तो वो क्या हुआ? मूर्त रूप हुआ। और 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 बिना अगर मूर्ति का पूजा करते हैं तो वो क्या हुआ? अमूर्त रूप हुआ। बिना मूर्ति का पूजा कर रहे हैं तो वो अमूर्त पूजा कर रहे हैं, और अगर मूर्ति का पूजा कर रहे हैं तो वो मूर्त पूजा हुआ। मूर्त और प्रत्यक्ष दोनों है, लेकिन नीति शास्त्र का संबंध अमूर्त और अप्रत्यक्ष है। लेकिन नीति शास्त्र का संबंध क्या है? अमूर्त और अप्रत्यक्ष है। लेकिन नीति शास्त्र में ऐसा नहीं है, अमूर्त है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, बिल्कुल अमूर्त रूप में है और अप्रत्यक्ष है। जिस तरह से हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजा होता है, लेकिन इस्लाम धर्म में क्या होता है? मूर्ति का पूजा नहीं होता है, वो अमूर्त पूजा होता है। और वो अमूर्त पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं जिसका कोई मूर्त नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजा किया जाता है। वही मूर्त का ही मूर्त वही होता है जो उसमें जो सामने है उसका पूजा किया। चतुर्थ, राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के बाह्य पक्ष पर जोर देता है, जबकि नीति शास्त्र आंतरिक पक्ष पर जोर देता है। पंचम, राजनीतिक विज्ञान उपयोगिता पर जोर देता है, परिस्थितियों के अनुसार इसे बदले मापदंड बदलते रहते हैं। ठीक इसे विपरीत नीति शास्त्र शाश्वत सत्य में विश्वास करता है और इसके मापदंड निश्चित तथा चिरंतन है। इस प्रकार राजनीति और नीति शास्त्र के मध्य अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के बीच अंतर दिखाई पड़ता है। अब है 1.4.6 राजनीतिक विज्ञान और भूगोल। अब हम इसमें देखते हैं राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में, अब हम इसमें दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।